देखो क्वेश्चन है 75 ईयर ओल्ड पेशेंट है प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस है, ठीक है 75 जॉन्डिस। सबसे पहले एमसीक्यू इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ एमसीक्यूज में आप ऑप्शंस देख लो, कूम टेस्ट, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब कौन से आप लोगों को हेमोलिसिस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, और साथ में आपके इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर, एचबी से आपको थैलेसीमिया, ऑस्मोटिक से क्या याद आता है, सिकल या स्पीरो? मैडम हेरिडिटी से फिलोसाइटोसिस आते हैं। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक डोमिनेंट है है। जी जी। G6PD से क्या याद आ रहा है, एक्स लिंक रिसेसिव या एक्स लिंक डोमिनेंट? एक्स लिंक रिसेसिव। और कौन सा? एक्स लिंक ठीक है, रिसेसिव। हेन्स बॉडीज आती हैं नहीं आती? हाइंस जी मैम। बॉडीज होती हैं। मेल फैक्टर जी या जी फीमेल आती है मैडम। फैक्टर? मेल फैक्टर। जी। और फॉविज्म और वो सारी चीजें किसके साथ एसोसिएटेड है? वो भी एंटी मलेरिया सब मेल इसके साथ G6PD के साथ होती मैडम है। क्या बोला आपने? फेविज्म, फेवा बीन्स, ठीक है, फेवा बीन्स भी G6PD से एसोसिएटेड है। बोन मैरो बायोप्सी से क्या याद आता है, क्यों करते हैं? पैनसाइटोपिनिया हो तो क्या करोगे? यहाँ दो सब लाइन्स इंक्रीज हो मैडम तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? मैम वो ट्रेफिन बायोप्सी होती है बोन मैरो की। ठीक है, बोन मैरो की ट्रिफिन बायोप्सी होगी, किसमें? मैम ए प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, और अगर सेल लाइंस इंक्रीज हैं तो फिर भी। ये प्लास्टिक में मैडम करते हैं। चलो ये देखो कितनी चीजें होगी, एक एमसीक्यू से सारी। तो आपने जब इतने सारे सोच लिए, ये मैं बेसिकली एक अप्रोच बता रही हूँ, ठीक है, अगर इजी लगे तो ऐसे कर लो। तो आपने सब कुछ सोचा, अब आप एस सिनेरियो पे जाते हो। 75 ईयर ओल्ड मैन है, पेशेंट है, चलो ओल्ड ओल्ड है, मैन फीमेल कुछ नहीं बताया हुआ, ओल्ड बस बताया हुआ। प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस हो गया, एचबी है उसकी 4.5, बिलीरुबिन है उसका इंक्रीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं बताया। रेटिक काउंट भी इंक्रीज हो गया। रेटिक काउंट किस में इंक्रीज करेगा, अप टू 9%? किस में होता है बच्चों? मैडम रेटिक काउंट इंक्रीजेस का मतलब है कि बोन मैरो फंक्शन कर रहा है, तो हमारे पास मैडम एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिकल सेल एनीमिया में भी रेटिक काउंट ज्यादा होता है मैडम। मैडम अच्छा, ये रेडी एक काउंट सेकंड एक मैंने सेकंड, सॉरी, अब बताओ 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 डॉक्टर यूसुफ क्या कह रहे हो? जब जब भी मैडम हीमोलाइसिस हो रही होगी ना जितनी भी डिजीज में, सब में ये रेडी काउंट इंक्रीज होता है। अब ये जो डॉक्टर यूसुफ ने बात की इसको फॉलो करो। रेटिक काउंट नॉर्मली 1 <1, ये ऐसे होता है, अगर उससे ज्यादा होगा तो हेमोलिसिस है। हेमोलिसिस में फिर इंट्रा और एक्स्ट्रा कॉजेज है। अब मुझे बताओ, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हेमोलिसिस हो रहा है, मतलब थैलेसीमिया में? जी मैडम, और इसमें उसमें हेमोलिसिस है, या उसमें आपके जॉइंट्स के अंदर अकोमुलेशन हो जाता है एचबी, मतलब जो आपका वो है एक्सेस आयरन? मैडम मैडम इसमें मैडम सिकल सेल क्राइसिस में सिकल हमारे पास सिकल में होता है। हेमोलाइसिस होती है मैडम। सिकल सेल में एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। हाँ, इसमें नहीं है, एचपी में नहीं है भाई। चलो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का बताओ, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट वाला। मैडम इनका स्पेक्ट्रम एरियल होता है। स्पेक्ट्रम की डिफेक्ट है मैडम। और हमारे पास मैडम ये हो जाए कि सर्कुलर स्पेयर आरबीसीज होते हैं, और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास अगर लाइसिस हो जाती है तो हमारे पास इसको वो करा देती है मतलब कंफर्म। हेमोलिसिस होती है, ठीक है। G6PD में भी हेमोलिसिस हो रही है, और कुम्स टेस्ट रह गया, ठीक है। एंड क्लम्स, व्हाट टेस्ट टू कंफर्म डायग्नोसिस, ये सारे बताओ, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करेगा कि आपको क्लम्पिंग भी हो रही है? क्लम्पिंग का क्या मतलब है? मैडम अगर क्लम्पिंग हो रही है तो हमारे पास आरबीसी आपस में जुड़ जाते हैं, ये हमारे पास उसमें होते हैं मैडम, एनीमिया में जो एक कोल्ड होती है, एक वार्म होती है मैडम। तो वार्म होती है जीजी के साथ, और कोल्ड हमारे पास जीएम के साथ होती है मैडम। हाँ जी, जी से गर्म, जी से आपकी वार्म, ठीक है। और एम जोन सी है वो कोल्ड होगी, ठीक है। ये तो समझ लग गई। अब मुझे ये बताओ कि ये जो क्लम्पिंग है, इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता चलता है कि नहीं लगता? क्लम्पिंग दोनों में ही होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट का, ठीक है। एक सेकंड, इस पे वापस आते हैं, सॉल्व करते हैं अभी। मुझे ये देखो, ये आपकी आरबीसी सेल, ठीक है,
एक अगर हाली आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, आपकी आंखें क्या लगती हैं, ये क्या है, एंटीजन है एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी है मैडम। ठीक है, आरबीसी की सेल सरफेस पे क्या पड़ी होती हैं? ये क्या पड़ी हुई है? मैडम एंटीबॉडी। एंटीजन पड़ी है, आकर एंटीबॉडी ठीक है। लगेगी। ठीक है, सरफेस पे एंटीजन मौजूद होती है, एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का किसी को कॉन्सेप्ट है, किसी डॉक्टर को? चलो, डायरेक्ट बेसिकली ये डायरेक्ट रिएक्शन है सेल के साथ, आरबीसी के साथ। इनडायरेक्ट क्या होगा कि जो सीरम, जो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर है, सीरम के अंदर, ठीक है, सीरम के अंदर, तो जो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट है उसके अंदर क्या है कि आपकी ये जो एंटीबॉडी है आकर इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्लम्पिंग कर देगी। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट में ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो सीरम है आपका पड़ा हुआ, ठीक है, उसके अंदर फ्लोटिंग जो से सेल्स हैं उनके साथ आके बाइंड करेगा और फिर ये क्लम्पिंग वगैरह होगी। क्लम्पिंग होगी तो फिर आपका कूम्स टेस्ट है। अगर डायरेक्ट आरबीसी के साथ मिलकर क्लम्प हो गया देन इट इज डायरेक्ट, और अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो सर्कुलेटिंग आरबीसीज हैं उनके साथ आकर किया है तो फिर वो आपका इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं, ये देखो, डायरेक्ट कूम टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, जबकि इनडायरेक्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन द सीरम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐड पेशेंट आरबीसी टू कूम्स रिएजेंट। तो एक कूम्स रिएजेंट है जो बेसिकली रैट से करते हैं, ठीक है, इनोकुलेट करते हैं ह्यूमन के आप डालकर। ठीक है, तो फिर आपके पास एक एंटी सीरा प्रिपेयर होता है, उसको फिर आप क्या करते हो, ये ब्लड आपने लिया हुआ है, इसके अंदर आप कूम सीरा डाल देते हो जो कि रैट वाला है, फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जो कि क्लम्पिंग कर देगा। तो क्लम्पिंग करके वो आपके पास कूम्स टेस्ट आ जाता है। ठीक है, और अगर वो सीरम के अंदर हो रहा है तो इनडायरेक्ट है, और अगर डायरेक्ट आरबीसी के साथ हो रही है क्लम्पिंग देन इट इज डायरेक्ट टेस्ट। सिर्फ ये फर्क है दोनों में। ठीक है, अब वो कहते हैं कि डायरेक्ट किस लिए होता है। इनडायरेक्ट बेसिकली ये जो आप ब्लड सैंपलिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से के साथ करते हो ना, वो है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, या प्री नेटल आपकी एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के RH इनकम्पैटिबिलिटी टाइप का है, आपने मदर को बिफोर कंसीविंग, ठीक है, आपने पहले प्री नेटल उसकी एंटीबॉडी स्क्रीन कर लिया कि वो जाके क्लम्पिंग और वो सब कुछ तो नहीं करेगा, तो ये ट्रांसफ्यूजन और एंटीबॉडी जो अपना ये प्री नेटल उसके लिए करोगे। डायरेक्ट में अब कौन सा है, ऑटो इम्यून, ड्रग इंड्यूस्ड, एलोइम्यून जिसमें हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या एलोइम्यून हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है। अब हम देखते हैं ये क्या है। हेमोलिटिक एनीमिया में क्या है, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता क्या बेसिकली, जो प्रीमेच्योर आरबीसीज है ना, ठीक है, दो तरह से, एक होता है इंट्रावेस्कुलर, एक होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर। ठीक है, तो जो आपके पास प्रीमेच्योर आरबीसीज है ना, अब मैंने किधर लगाए हैं वो, ये प्रीमेच्योर आरबीसीज, ठीक है, जो कि अभी अनकॉन्जुगेटेड है लिवर से पहले, उनकी उनको फेगोसाइटिक जो से सेल्स है मैक्रोफेजेस, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे, ईटिंग करेंगे, ठीक है, लाइसिस हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो ये है आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर। ये देखो, हेमोलिटिक एनीमिया इज एसोसिएटेड विद अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। मुझे बताओ कि हीमोग्लोबिन जो फ्री फॉर्म में आपके लिवर के अंदर किसके साथ बाइंड करेगा, हेप्टोग्लोबिन के साथ, एग्री करते हो? यस, हेप्टोग्लोबिन के साथ। हेप्टोग्लोबिन के साथ, जी ठीक है, मैडम। ओके। तो वो कहता है कि नोट द कॉज ऑफ नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमियाज है, एक एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमियाज है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एनीमिया विद इंट्रिंसिक कॉज इंटरनल जो अपना है ये आपका रेड सेल्स का इंक्रीज होना। हेमोलिसिस में क्या हो रहा होता है आपका, आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही होती है, जी मैडम HB आरबीसी, लिबरेट, यस मैडम। हाँ, HB लिबरेट हो रही होती है जो कि हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी फ्री फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक में क्या है कि आउटसाइड। ठीक है, अब इसमें आपके पास कॉजेज हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस एंड G6PD, और एक्सट्रिंसिक कॉज में ऑटोम्यून, ऑटोम्यून की जो फेगोसिटिक सेल्स हैं और वो सारी उन्होंने आके इसको ईट अप डिटेक्ट किया
ठीक है, जैसे ऑटो एंटीबॉडी रिएक्शन होता है कि आके सेल्फ उसने वो डिटेक्ट किया और उसको किल कर दिया, एक चीज। दूसरा माइक्रो और माहा जो सा मैक्रो एंजियोपैथिक है जो आप पढ़ते हो अपना टीटीपी के साथ, ठीक है, और हस के हिनॉक शॉलिन परपरा वगैरह के साथ, ठीक है। तो ये वाले आपको ऑटो इम्यून जोन्स है वो एक्स्ट्रा वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 डिजीजेस अगर इस तरह याद रखोगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। चलो, अब जो हमने ऊपर एमसीक्यू किया उसमें उसने ये भी दिया हुआ है आपको, उसने आपको ये भी दिया हुआ है, ठीक है, और ऑटो इम्यून भी शायद दिया हुआ था, ठीक है। अब फर्क कितना करना है इसमें, स्फीरोसाइट्स है, स्मॉल राउंडेड सेल्स हैं विद लेस सरफेस एरिया। इसमें आरबीसी की शेप कैसी है? स्फीरोसाइट्स है ना, नॉर्मल से शेप क्या है? बाइकनकेव। जब बाइकनकेव। स्फीरो हाँ स्फीरोसिटिक है तो ये क्या होंगे? इसकी होगी ना ब्रेकडाउन, होगी कि नहीं होगी? जी मैडम होगी, इसको स्क्वीजिंग नहीं होगी इसके तो ब्लीड इसकी होगी ब्रेकडाउन। हाँ जी, तो ये क्या है? इंट्रिंसिक है ना, तो इंटरनल जब वो सर्कुलेशन से जा रहा होगा तो उसकी उसकी शेप की वजह से इसकी हेमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये राउंडेड है विद लेस सरफेस एरिया है, नो सेलुलर पैटर्न है। अच्छा, नॉर्मली एचबी की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होती है? सेंटर में होती है या पेरिफ्री में होती है? मैडम पेरिफेरी में कंसंट्रेशन जो है ना वो ज्यादा होती है सेंटर में, और स्फीरोसाइटोसिस में क्या हो सॉरी जाएगी? सेंटर में ज्यादा होती है मैडम, पेरिफेरी में थोड़ी सी कम होती हाँ, और है। स्फीरोसाइटोसिस में क्या हो स्फीरोसाइटोसिस में जाएगी? ओवरऑल ओवरऑल मैडम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी मैडम इसकी। अच्छा, मुझे तो लगता है है गलत भी लग सकता है, मेडिसिन है आपकी, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, बट मैंने पता नहीं पढ़ा था कि इसकी पेरिफेरी में ज्यादा हो जाती है। चलो, ओके। अब वो कहते हैं स्फीरोसाइट से स्मॉल है, राउंड आरबीसीज है, लेस सरफेस एरिया, सेंट्रल पैलर हो गया। तो आरबीसी तो फिर ये सेंटर में तो नहीं हुआ ना, पेरिफेरी में हुआ, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुई डॉक्टर काजी? सेंट्रल पैलर है मैडम ये देखो, कौन सी बात करें आप, स्फीरोसाइट्स में। नॉर्मल की मैडम की नहीं नहीं, एब नॉर्मल में, स्फीरोसाइट्स में देखो ना, सेंट्रल उसमें पैलर है। सेंट्रल पेलर होती है मैडम। हाँ, तो वो फिर साइड पे कॉन्सेंट्रेट किया ना, सेंटर में तो नहीं ना किया। मैम इसमें लिखा हुआ है नो सेंट्रल पैलेट। ओह अच्छा, नो सेंट्रल ओके पैलर। वैसे जो नॉर्मल होती है ना वो सेंट्रल पैलेट मैडम पैलेट सेंट्रल होता है पेलर। मैम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यही मेरे एग्जाम में गलती होती थी, मैं ना उसमें मैडम हाँ हाँ जी, ये डॉक्टर काजी इसी तरह बोले। ही है मैडम। ओके ओके, नो सेंट्रल पैलर हो गया, ठीक है, सेंटर में नहीं जी होगा। जी मैडम इसी तरह। ओके, इंक्रीज एमसीएचसी एंड नेगेटिव कूम्स टेस्ट। नेगेटिव कूम्स टेस्ट का क्या मतलब हो गया? मैडम क्योंकि इसका हमारे ये पास क्लम्पिंग नहीं हुई। क्लम्पिंग नहीं हुई, ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन हो गई ना, वो फेगोसाइटिस साइटोसिस का प्रोसेस हो गया, ईटिंग हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये नेगेटिव स्कूम्स टेस्ट, ठीक है, वो मैम ये शेप तो उसने जी। मैडम इसका तो ये भी हो सकता है ना कॉम मैडम टेस्ट ये तो इसको। एंटीबॉडी मैडम ये एंटीबॉडी इंड्यूस नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कोम रीजन ऐड कर देंगे तो ये तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एंटीबॉडी इंड्यूस नहीं है, ये तो मैडम इसकी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। एंटीबॉडी कोम टेस्ट तो मैडम हमारे पास जो ऑटो हिमोलाइटिक एनीमिया में होगा मैडम। हाँ जी, तो बेसिकली जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कह रहे हो, है ना? मैडम स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल ऑटो इम्यून को डिफरेंशिएट करते हैं मैडम नॉन ऑटो इम्यून से मैडम। जी, वही हो गया ना कि देखो ऑटो इम्यून में तो फिर एक्सट्रिंसिक कॉज आ रही है, जो आपकी इंट्रिंसिक है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो कह रहे हो जिसमें आपका इसका जी ठीक जी मैडम। स्ट्रक्चर नहीं, हाँ जी। तो ये हो गया, या फिर एंजाइम डेफिशिएंसीज जो ब्लड के अंदर बेसिकली कमी पेशी है, चाहे उसकी शेप हो चाहे उसके एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो। ऑटो इम्यून जिसमें आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स आ गए, ठीक है, और वो फिर आके किलिंग कर रहे हैं। इधर जोन से आपको फेगोसिटिक सिस्टम जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कर रहा है, बेसिकली ऑटो इम्यून में भी वही है। बट फिर कूम्स टेस्ट बेसिकली अपना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अगर तो नेगेटिव है तो फिर ये आपका इंट्रिंसिक है, और पॉजिटिव है तो उसमें आपका एक्सट्रिंसिक है, फिर उसमें आपका वार्म और कोल्ड एंटीबॉडीज पे फर्दर डिफरेंशिएट करता है ऐसे। जी जी मैडम ऐसे ही है। ओके, फिर उसमें भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो चीजें हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फिर सेपरेट। अच्छा चलो, अब आ जाओ मोस्ट कॉमन। अब अच्छा, नेगेटिव कुम्स टेस्ट हो गया, G6 पीरी में क्या हो गया? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी हीमोलिटिक एनीमिया, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, इफेक्ट्स ओनली मेल्स। तो फीमेल्स क्या होती हैं? प्लाज मैडम फीमेल ये कैरियर होती है। प्लाज्मोडियम falciparum जो है ना हम्म ये, और मेल अगर मेल्स की बात की जाए अक्सर इस तरह के एमसीक्यू सेम वही होता है। अगर मेल्स की बात की जाए तो G6 GPD होगा,
अगर फीमेल्स की बात की जाए फिर तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है। हाँ जी, फीमेल्स के साथ अगर आपको ड्रग्स भी दिए हुए हैं ना, फिर भी आपने G6PD नहीं करना, ठीक है? और ये एक्स लिंक रिसेसिव है ना, तो एक्स लिंक रिसेसिव में फीमेल कैरियर होती है, उससे मेल इफेक्ट होते हैं। जी, मेल इफेक्ट होते हैं, ठीक है? अब मेरे टाइम पे मुझे कन्फ्यूजन होता था, मैं क्या करती थी कि G6PD फीमेल भी दिया हुआ है और साथ ड्रग भी दिया हुआ है, फिर मैंने फीमेल कर देती थी, ऐसा नहीं है। फिर भी आपका ये वो जो डॉक्टर यूसुफ ने कहा है कि आपने उसको फेल्सिपायरम करना है, और जो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि कैरियर है, एक्स लिंक है, तो मेल। अच्छा चलो, हाइन्स बॉडीज, ठीक है? वो मैंने वो जो डायग्राम दिखाई थी उसमें चिकन बनाया हुआ था, ठीक है? तो हाइन्स बॉडीज, ठीक है? अच्छा, आगे है इसका जो सा ड्रग है, ड्रग वैसे मैं बता देती हूँ कि इसमें जो सी आपकी है डेप्सोन के साथ आती है, ठीक है? ये क्विन के साथ आती है, और मैंने और नहीं देखा ये सल्फोनामाइड बहुत ज़्यादा हो तो, लेकिन फिर भी इज डी पेन, आइसोनियाजिड, एंटी टीबी, सल्फोनामाइड्स आ गए, डेप्सोन्स आ गए, प्राइमाक्विन आ गई, एस्पिरिन आ गई, आइबुप्रोफेन आ गई, और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन आपका यूटीआईज में यूज होता है और बहुत ब्लैक में मिलती है ड्रग। अच्छा, एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमियाज, अब वो डॉक्टर काजी वाली बात कि अगर आपने कुम्स टेस्ट की बात करनी है कि और वो आपकी ऑटो इम्यून से रिलेटेड, कुम्स में आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने वैसे टेस्ट का कॉन्सेप्ट दे दिए कि अगर सीरम में होगा तो आपका आपका है इनडायरेक्ट, और अगर आरबीसी के साथ डायरेक्ट मिलकर तो वो एक क्लम्पिंग कर रहा है, देन इट वुड बी डायरेक्ट। ऑटो इम्यून में क्या है कि एक्सट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमियाज, वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज आईजीजी, और कोल्ड के साथ आईजीएम, और कुम्स टेस्ट पॉजिटिव कि आपकी क्लम्पिंग हो रही है। माइक्रो एंजियोपैथी में बेसिकली शिस्टियोसाइट्स होते हैं दोनों में, माइक्रो में भी। हेलमेट सेल्स, तो ये हेलमेट सेल्स किस तरह के दिखते हैं, देखो एक सेकेंड, किधर लगाए हैं? ये 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 देखो, हेलमेट के तरह ही देखते हैं मैडम। हाँ जी, जैसे हेलमेट है ना जो कोई भी नहीं पहनता, ये हेलमेट, ठीक है? ये स्फीरोसाइट्स की टाइप्स हैं। हॉर्न, हेलमेट के साथ हॉर्न बना हुआ है, ठीक है? फिर इसके बाद ट्रायंगुलर शेप में ये स्फीरोसाइट्स, जो शिस्टियोसाइट्स हैं इनके सेल, और ये बेसिकली अगर स्मॉल साइज हैं ये सारे, ठीक है? माइक्रोस्फीरोसाइट, हेलमेट, और तो हेलमेट के साथ कौन सा आपका माइक्रो और मैक्रो वाला, ठीक है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होम्स टेस्ट भी हो गया हमारा, ये टेबल भी हो गया। तो ये देखो, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, जो कि कौन सी टाइप है हमारे पास, ऑटोइम्यून, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, कौन सी थी? एक्सट्रिंसिक थी, इंट्रिंसिक थी? इंट्रिंसिक थी। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है? तो प्राइमरी मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन डिफेक्ट, इसके साथ एमसीक्यू आते हैं या स्पेक्ट्रिन के साथ आते हैं। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें क्या करते हैं? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किस में करते हो? हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस में। हाँ जी, डिक्रीज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हो गया, स्फीरोसाइट डिक्रीज डिफॉर्मिटी, ठीक है? डिफॉर्मेबिलिटी, एरिथ्रोस्टेसिस ड्यू टू स्प्लेनिक टैपिंग, ठीक है? उसने फिर मतलब उसको फेगोसाइटोस कर दिया। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो गया। डॉक्टर काजी, इसमें आपका इंट्रिंसिक हेमोलिसिस लिखा हुआ है, जी और मैडम। इधर इसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर लिखा हुआ है। मैम इसमें हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में एक्स्ट्रा मैडम इंट्रा दोनों होती है, ये फर्स्ट इंट्रा, एड में भी लिखा हुआ है। ठीक है यस मैडम, डॉक्टर यूसुफ, इंट्रा किस तरह इस होगा? इंट्रा इसमें शेप की मैडम वजह से जब वो वेसल से गुजरेगा तब हो जाएगा, और फिर उसको स्प्लीन जोन से है वो फेगोसाइटोसिस कर देगा, शबलीन, हाँ तो जी इसलिए जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है ठीक मैम, है। बिल्कुल मैडम ऐसे ही इस है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके 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 ओके, शेप की वजह से ना, डिफेक्ट की वजह से, तो वो ब्लड स्ट्रीम में ही हो जाएगा, और वैसे उसकी वजह से। चलो, अच्छा इसके बाद देखो, ये हावल जावल किसकी थी भाई फीचर? सिकल सेल एनीमिया में होती है। सिकल सेल में सिकल होता है। सेल में, सिकल सेल में बेसिकली इसमें डीएनए इंक्लूजन है, ये देखो, ठीक है? हाइंस बॉडीज किस में की है हमने, G6PD। G6 ठीक है? मैडम हाँ जी, मुझे ये इसमें आया था। क्या हाइंस बॉडीज? जी जी मैम। अच्छा, हीमोग्लोबिन है इसमें, ठीक है? ये देखो, अच्छा जी, अब ये पेपेन, ये हमारे कोर्स से बाहर है, इसको नहीं करना। अगर वैसे देख लो भाई, मेडिसिन वालों का कुछ नहीं पता। पेपेन हेमर बॉडीज, ठीक है? तो ये इसमें आयरन डिपॉजिट्स होते हैं जो कि आपके थैलेसीमिया में, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, पोस्टक्लिनिक ये बच्चों ऐसे ना स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो। बेसोफिलिक स्टिपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसमें होता है? राइबोसोम्स हैं इसमें, ये देखो लेड पॉइजनिंग, ठीक है? ये लेड पॉइजनिंग के साथ एमसीक्यू देता है, ठीक है? खींच लिए पिक्चर, ये लो अब तस्वीर खींच लो। चलो
अब मैं करने लगी हूँ आगे। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया और अब हम जल्दी-जल्दी बस रीड करते हैं और फिर आप लोगों का ये ब्लड खत्म, ठीक है? ये आधा ब्लड हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है? बाकी आईटीपी, टीटीपी और वो सब इतनी दफ़ा किए कि आप लोगों का ब्लड वैसे ही कवर है ऑलमोस्ट, ठीक है? अच्छा चलो, hemolytic anemia, hemolytic anemia is associated with what? Unconjugated hyperbilirubinemia. बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, कौन सी टाइप का? अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है? अच्छा, हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स फ्री एचबी इन इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, फ्री एचबी विल बी रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन, हेप्टोग्लोबिन बाइंड टू इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज, ठीक है? तो डिक्रीज क्या होगा? हेप्टोग्लोबिन। हाँ जी, हेप्टोग्लोबिन, क्योंकि बाउंड फॉर्म में हीमोग्लोबिन बाइंड टू हेप्टोग्लोबिन आफ्टर हेमोलिसिस, हेप्टोग्लोबिन बाइंड विद फ्री आयरन, ठीक है? इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस इज डायग्नोस्ड बाय डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, ये इसका फीचर है, ठीक है? क्योंकि फ्री वाला उससे बाउंड है तो फिर आपको इंट्रावेस्कुलर में क्या मिल रहा है? हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज कर रहा है। अ पेशेंट इज हैविंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग किडनी एंड लंग्स, हिज रेटिक काउंट्स इज 9, जैसे आज का सिनेरियो में दिया हुआ है, एंड हिज एचबी 7, वो जो कि 4 दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी प्रेजेंट? डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन। Increase intravascular hemolysis is diagnosed by absence of hemoglobin in plasma, ठीक है? इसके बाद वो कहते हैं प्लाज्मा में कम है क्योंकि वो बाउंड फॉर्म है प्लाज्मा में। Which of the following protein bind free hemoglobin in plasma? Haptoglobin. Young man had developed a hemolytic transfusion reaction after transfusion of incompatible blood. Incompatible blood की बात कर रहे हैं। Free hemoglobin liberated. तो फ्री वो कह रहे हैं कि फिर किसके साथ बाइंड करेगा आपका? तो hemolysis would start excreting in urine after a plasma protein becomes saturated with free hemoglobin. This plasma protein is, तो फ्री किसके साथ था? हेप्टोग्लोबिन के साथ। फॉलोइंग एक्स-लिंक्ड डिजीजेस G6PD, तो प्रीमा क्वीन ने पेशेंट टुक, ठीक है, फॉर मलेरिया एंड डेवलप एनीमिया। पेरिफेरल फिल्म में हाइंस बॉडीज हैं, बाइट सेल्स भी इसके साथ आते हैं, तो G6PD। चाइल्ड है, ओपीडी में 104 फीवर है 4 डेज से, ठीक है? कोला कलर यूरिन है, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, कोला कलर यूरिन है, फीवर है उसको, ठीक है? लास्ट 1 डे एलएफटीज आर डिरेंज विद इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है? तो वो फिर क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग की हिस्ट्री है, तो G6PD, ठीक है? फीमेल है, ओपीडी में है, ठीक है? तो उसमें 104 लास्ट 4 डेज से और साथ में कोर ट्रिमर, जी? She has been passing cola color urine for last 1 days. Left is deranged and conjugated bilirubin. Same picture दी हुई है, but black water fever. What is black water fever? सेरिबल मलेरिया। जी, मैं यही सुनना चाह रही थी, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है? G6PD है, ठीक है? और डायग्नोस फीमेल है, ठीक है? तो वही आ गया कि आपके पास है ब्लैक वाटर फीवर एंड कॉजेज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, बट इफ पेशेंट इज मेल तो डायग्नोसिस इज G6PD। इफ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चाइल्ड ETC, देन अगर तो फीवर नहीं है, कोला कलर यूरिन है, डायग्नोसिस इज ब्लैक वाटर फीवर कॉज्ड बाय, तो जेंडर नहीं मेंशन किया हुआ, फीवर है, कोला कलर यूरिन है, तो आपने पल्स अपना लेना है, ब्लैक वाटर फीवर लेना है, ठीक है? आपने उस पे जेंडर नहीं मेंशन, तब भी फीवर है, एंटी मलेरियल ड्रग है, डेवलप कोला कलर यूरिन, तो फिर क्या है आपका? G6PD. G6PD। अगर जेंडर नहीं मेंशन तो ऊपर तो कोला कलर यूरिन है ना, उसमें एंटी मलेरिया दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी जेंडर नहीं है, फीवर है, एंटी मलेरियल ड्रग है, तो फिर आपने G6PD करना ही करना है, मेल हो ना मैडम हो। हाँ जी, मैडम ये किस तरह हो सकता है? फीवर ना हो और प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम हो? नहीं सॉरी, ये हो सकता है कि ये फीवर ऐसे ही लिखा हो, मैडम मतलब उसमें फीवर के साथ लाइन। वो जो है ना, वो तो उसकी ब्लड की डिजीज है ना, उसमें कोई बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि फीवर ना हो। हाँ, मलेरिया में कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं वो, आप कह रहे हैं G6PD के साथ फीवर हो ना हो ज़रूरी नहीं है, उसमें हेमोलिसिस ही होनी है, तो वो फीवर के साथ नहीं भी प्रेज़ेंट कर सकता, मगर कोला कलर तो फीवर के साथ ही करेगा, ये कह रहे हैं। जी मैम। तो डॉक्टर यूसुफ में भी उसने कन्फ्यूज़ करने के लिए फीवर नहीं डाला हो कि चलो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ, हो तो नहीं सकता, मगर CPS भी तो कुछ भी कर सकता है ना? जी मैडम, ये तो है। The most common presentation type of G6PD is acute intravascular hemolysis, ठीक है? तो अभी हमने इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों के किए हैं। अब बताओ कि ये acute intravascular G6PD क्या था? इंट्रिंसिक है ना उसका G6PD में एंजाइम। एंजाइम कौन सा होता है G6PD में? मैडम ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज होता है ना मैडम, ये जी, हमारे पास ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। जी। अच्छा, तो ये इंट्रावेस्कुलर, तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस क्या था? इंट्रा था, एक्स्ट्रा था या दोनों था? मैडम दोनों होता है वो बेचारा। बेचारा।
चले अच्छा फॉर दिस वर विद ऑप्शन विद फेविज्म, ठीक है, ये जो मैंने कहा था, रिमेंबर फेविज्म इज मोर कॉमन प्रेजेंटेशन इन ओनली कॉमन इन मेडिटेरेनियन टाइप्स, ठीक है, तो विच इज नॉट कॉमन एज वेल। अ 65-year फीमेल 65 presented with jaundice on workup, HB is 4.5, increased bilirubin, increased retic 9%, smear shows polychromasia and clumping। तो आगे इधर नहीं लिखा हुआ, ये अब कोई बुक खोल के बताए, बल्कि ऐसे ही बताओ ना पहले तो। ये सिनेरियो हमारे साथ नहीं मिलता जुलता लग रहा, वही है ना बच्चों? ये देखो अल्लाह ताला ने कैसे वो दिखाया है, आप कौन सा गायब कर दिया बताओ, तो कैसे डायग्नोज करोगे? अब ये मुझे बताओ, HB है उसकी 4.5, बिलिरुबिन उसका इंक्रीज है, रेटिक उसका 9 है, स्मीयर में पोलीक्रोमेजिया और क्लम्पिंग हुई है, तो फिर मैडम ये ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एनीमिया कौन टेस्ट करेंगे इसमें हम? हाँ जी, क्यों? मैडम पॉलीक्रोमेजिया क्लम्पिंग। क्लम्पिंग, तो ये अभी हमारा सिनेरियो सॉल्व नहीं हो गया जिधर फंस गए थे, ये वाला किधर गया वही ये? वाला था मैडम, लेकिन आपके पास पिक्चर में याद आया है। नहीं वो तो है ना, तो मैंने भी कहा ना कि ये तो वही MCQ है। तो कूम्स टेस्ट क्यों किया हमने? ये क्लम्पिंग और पोलीक्रोमेजिया की वजह से। ओके ठीक है, यस मैडम। तो हमने MCQ सॉल्व कर लिया। अभी बस ये 2 पेपर हैं, ये कल हम बाकी के पेपर के साथ कर लेंगे, ठीक है? इधर से ठीक है मैडम। इधर से मैं अब सर्जरी वालों को जरा पढ़ा लूँ, सर्जरी वाले आज हैं ही 2-3। चलो ओके। डॉक्टर